हेलो दोस्तों, आप लोगों का पी कुमार स्टडी में स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो इसका सही आंसर होगा 1765 में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1773 में। इसका सही आंसर 1773 होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर 1773 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो 1773 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? तो 1773 ईस्वी में। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो 1774 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1781 को। किस अधिनियम द्वारा भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया है? तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया है? तो 1786 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1784 में। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने की अनुमति प्रदान किया गया? 1813 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 में। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश डैश द्वारा दिया गया है? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के अस्थायी सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? तो 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय
विधान परिषद में अस्थायी प्रतिनिधि प्रारंभ किया गया? तो 1853 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ टेस्ट का पद सृजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई हुई? तो 1861। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को सामान्य प्रदान किया गया? तो 1861 ईस्वी में। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई? तो 1892 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रावधान है? तो भारतीय भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। निम्नलिखित में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया है? तो 1909। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सर्वप्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 का अधिनियम संबंधित था मात्राधिकार क्षेत्र के लागू होने से। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा किया शुरू की गई? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? तो 1909। मुसलमानों के लिए आंतरिक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन कैसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 एक्ट। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ इस अवधि के अंतर्गत हुआ था? तो 1919 में। दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र बजट को राज्य के बजट में अलग कर दिया गया? तो 1919। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? तो 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोकसभा आयोग का गठन किया गया? तो 1926 में। एक संसदीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था? तो 1935 का अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? तो गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? तो अखिल भारतीय संघ। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया एक्ट 1935।
भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? तो 321। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसमें से कोई नहीं। कब किया गया था? तो 1937 ईस्वी में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह यह भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है। प्रांतीय स्वाधीनता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था किया था? तो अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। भारत में संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांतीय स्वाधीनता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट संमतियां किससे प्राप्त थी? तो गवर्नर जनरल से। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। तो जुलाई 1946। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 1947 में बने नेहरू की सरकार कानूनी मंत्री थे बी आर अम्बेडकर।
1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के प्रस्तावना पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी के खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो अच्युत पाटधन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम क्या था जिसने विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया? ये गलत है। ब्रिटिश के संसद में भारत पर विधान बनाने की अधिकार पर बल दिया? ये इसका आंसर बी हो जाएगा। 1773 के विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से जाने जाता है? तो ईस्ट इंडिया एक्ट। डैश का ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य के बीच अनंत करता है? तो 1784। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटिश के एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामले पर पूरी तरह नियंत्रित कर सके? तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय संविधान परिषद कहा गया। सही है। इनमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये भी सही है, यानी इसका आंसर सी होगा। दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी। सही बात है। 1857 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। ये भी सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों सही है। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी?
तो भारत परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सिख, यूरोपीय और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार को स्वीकार की गई? तो परिषद के आकार का विस्तार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। कौन सुमेलित नहीं है? तो मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ पर 19 होगा, 1935 शासन है, सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, सही है। सैमन कमीशन, भारत विभाजन, यही गलत है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सूची एक को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी ईस्ट इंडिया एक का 2, इसमें देखेंगे 1 का 2, इसमें हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 2 का 1, इसमें ढूंढेंगे 2 का 1 कौन है? बी नंबर, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सी गलत। इंग्लिश मिशनरी को भारत में आगमन की अनुमति दी गई थी। तो चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, इसका होगा ये चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1913 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया, सही बात है। इनमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता के सुदृढ़ कर दिया गया, सही बात है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया नहीं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 2। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 है, नहीं 7 नहीं बल्कि 5 है, यानी ये गलत है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई है, सही है। प्रांत और केंद्रीय विषय में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सही, यानी 2 और 3 सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो द ईस्ट काउंसिलिंग एक्ट 1892 क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा
2 यानी निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, इसका सही हो जाएगा 4 यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत। भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये हो जाएगा प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वि स्वायत्तता की शुरुआत। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता है? तो प्रांतों की कार्यकाली सरकार में द्विसदनीय की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। 1 नंबर सही है, 1 नंबर सही है। केंद्र प्रांतों की विधायिका शक्ति का हस्तांतरण हस्तांतरण ये भी सही है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरिम ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से आंतरिक विषय माने गए थे। तो न्याय प्रशासन, भू स्वराज और पुलिस। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1, 3 और 4। भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैशासन डायऑकी सिद्धांत किससे निरस्त करता है? तो इसका सही आंसर है प्रांतों में प्रत्योजित विषय का 2 प्रबंधों की विभाजन, यानी डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुलित की गई, ये गलत बात है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को प्रावधान किया गया था, ये सही बात है, यानी केवल 2 सही है। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया गया थे, ये गलत है, यानी इसका आंसर यही है। इसका आंसर बी। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित में से सा कौन से कथन सही है? तो इसके अंतर्गत बनाने की प्रयोक्ता से प्रबंधन जनरल की परिषद का विस्तार किया गया, सही बात है। गवर्नर जनरल सदस्य की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्रावधान नहीं किया, ये गलत है, यानी केवल 1 सही है।